हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के पहला, दूसरा एंड तीसरा ये 3 यूनिट एक साथ कवर करने वाला हूँ। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो मेरी इस मेहनत के लिए, मेरी इस डेडिकेशन के लिए कि मैं आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ इन स्पाइट ऑफ एवरी डिफिकल्टी आई एम फेसिंग, आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड उनको बताएं कि हाँ, ये इंसान काम कर रहा है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला, दूसरा एंड तीसरा ये 3 चीज़ें, 3 यूनिट कंफर्म है। कंटेंट ऑफ टेबल, इसके अंदर मैंने ये पूरी की पूरी एक ही पीडीएफ है जिसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे के सारे एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बेसिक डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के इश्यूज, टाइप्स, फिर सिस्टम आर्किटेक्चर, कोड माइग्रेशन, रिमोट प्रोसीजर कॉल, वर्चुअलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, नेमिंग सिस्टम, ये थर्ड यूनिट पूरा का पूरा नेमिंग पे बेस्ड है, वो आ गया। इलेक्शन एल्गोरिदम, लॉजिकल क्लॉक एंड बाकी के जो टॉपिक्स है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पहले 3 यूनिट नेमिंग सिस्टम पे ख़त्म होते हैं, तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में आ जाएंगे। एग्जैक्टली 12 यूनिट्स हम 12 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिट 1 में ऑलमोस्ट है क्या क्या। इट्स सिंपली इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर इसके हर एक टॉपिक को ओपन कर करके आपका अलग 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 यूनिट बनाया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो है अपना बेसिक डेफिनेशन एंड गोल। बेसिक डेफिनेशंस, गोल क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हैं। बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक कलेक्शन है बहुत सारे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट नोड्स का, एंड ये सारे नोड्स मिल के एक्ट करते हैं एज अ सिंगल क्या सिंगल कंप्यूटर स्लैश सिस्टम जो एक ही बार में यूजर को दिखता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यूजर का डेटा कहीं और पड़ा है, यूजर का डेटा प्रोसेस कहीं और हो रहा है, बट यूजर को पता नहीं है कि कहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। यूजर को बस इतना मतलब है कि उसको अपनी चीज टाइम पे होके मिल जा रही है। इंग्लिश में डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, जिसे हम नोड कहते हैं, दैट अपीयर टू इट्स यूजर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। ओके, these computers are physically separated but connected through a network। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग जगह पे अलग अलग नोड्स हैं, but they are connected through a network, communicating and coordinating their actions by passing message to achieve a common goal। कॉमन गोल क्या होगा? वो टास्क होगा जो यूजर ने इनको दिया होगा। अब इसकी एनालॉजी क्या है? एनालॉजी मतलब इसको इस तरीके से सोचो कि एक आप रेस्टोरेंट में हो जहाँ पे कोई एक शेफ काम नहीं कर रहा, एक सिस्टम के ऊपर आप सारा का सारा लोड नहीं दे रहे। हर एक चीज के लिए एक अच्छा एंड बेटर रिसोर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रिलिंग के लिए कोई है, पेस्ट्री के लिए कोई और है, सैलेड के लिए कोई और है, डिजर्ट के लिए कोई और है। इस तरीके से सब प्रोफेशनल व्यक्ति अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, एंड उन सब का काम क्या है? आप एज अ कस्टमर जो वहां पे गए हो उसे सर्व करना। सिंपल। इस तरीके से आप अगर समझा के आओगे, एंड अगर सिर्फ आपको डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोला गया है तो इतने में ही आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। दिस मच ऑफ कंटेंट विल बी एबल टू
complete a whole page of your supplementary. आगे बढ़ते हैं, इसके की गोल्स क्या हैं, मतलब क्या अचीव क्या करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया क्यों गया है। इसकी प्राइमरी पर्पस है कि आपकी जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज है एक सिंगल सिस्टम की, वो एफिशिएंटली अपना सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपके सारे टास्क को एक सिंगल सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता, दैट्स नॉट सो मच पॉसिबल। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक साथ मिलके एज अ रेस्टोरेंट, जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से एक व्यक्ति, एक कस्टमर की सारी नीड्स फुलफिल करने की कोशिश करता है। इसके की गोल्स में सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। सिस्टम शुड हाइड सब कुछ, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ सिस्टम शुड हाइड कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है, कहाँ कौन सा डेटा पड़ा है। यूजर को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजर नीड्स कि यूजर का ने आपको जो इनपुट दिया, जो गोल दिया, उतना वो खत्म कर दो एंड वापस आ जाओ। बस यूजर को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा है, द सिस्टम शुड हाइड फैक्ट दैट इट्स रिसोर्सेज, मतलब फाइल्स, प्रोसेसेस एक्सेट्रा आर फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल सिस्टम। The user should feel like they are using a single machine. राइट, समझ गए। फिर रिसोर्स शेयरिंग क्या है, यूजर्स एंड एप्लीकेशन शुड बी इजीली एक्सेस एंड शेयर रिमोट रिसोर्सेज। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा पड़ा है एंड यूजर अगर यहाँ पे बैठा है तो ही शुड बी एबल टू गेट एवरीथिंग ही वांट्स फ्रॉम हिज सिंगल एप्लीकेशन। रिसोर्स शेयरिंग। फिर ओपननेस, द सिस्टम शुड फॉलो स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स मेकिंग इट इजी टू extend and allow different hardware software from different vendors to work together. interoperability, इसे interoperability भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर एंड्रॉयड में काम कर रहे हो एंड आपका डेटा विंडोज पे प्रोसेस हो रहा है, तो इस बीच के कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपके फ़ोन में भी काम करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से बनाया हुआ जो कोई भी एप्लीकेशन है वो फ़ोन में भी काम करना चाहिए एंड किसी सर्वर पे जहाँ वो पड़ा है वहाँ पे भी काम करना चाहिए। स्केलेबिलिटी, द सिस्टम शुड हैंडल ग्रोथ इफेक्टिवली। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स होती है कि एक सिंगल सिस्टम पे आप बहुत ज़्यादा लोड दे दो तो वो अपनी परफॉर्मेंस को कम करने लगता है। जैसे कि इस फ़ोन की ही बात कर लो, तो फ़ोन में अगर मैं अभी ये वीडियो एडिट करने बैठूंगा, फॉर एग्जांपल ये वीडियो में एडिट करने बैठूं, तो मेरा जो वीडियोस होते हैं अबाउट, जिसमें मैं आपको बस टॉपिक शेयर करता हूँ, वो 20 मिनट के आसपास के होते हैं। दैट टेक्स 1 hour and 15 to 20 minutes ऑफ टाइम। बट उसकी जगह पे जब मैं इस तरीके का लंबा वीडियो उसके अंदर एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो डेट टेक्स मोर देन 6 hours। तो एक सिंगल सिस्टम पे इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेस हो पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। दैट्स वाई स्केलेबिलिटी पॉसिबल होनी चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जहाँ पे अगर वो सिस्टम वो लोड बेयर नहीं कर पा रहा तो हम उसको अलग से रिसोर्सेज लाके दे सकें एंड वो अपने आप में डायनामिकली स्केल कर पाए विदाउट सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस लॉस। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है और एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये है कि मशीन ज़्यादा ऐड कर दो, राइट, एंड वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ये है कि जो पावर है एग्जिस्टिंग मशीन की उसे बढ़ा दो, राइट। वर्टिकल स्केलिंग मतलब एक सीपीयू, 2 सीपीयू, 3 सीपीयू, इस तरीके से करके आप मशीन हार्डवेयर बढ़ा दो, या फिर आप अपने ही जो लैपटॉप या ये जो सिस्टम है उसमें ज़्यादा एडवांस चिप लगा के उसे अपग्रेड कर दो। दीज आर
horizontal and vertical scaling. अब है concurrency. Multiple tasks or processes should be able to execute at the same time on different node to improve efficiency. मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं समझा रहा। कंकरेंसी का आपने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ लिया है, सीएनएस में भी आया होगा, सीएन में भी आया होगा कि एक प्रोसेस को अगर डिवाइड कर दिया जाए बहुत सारी सब प्रोसेसेस में, तो सारी प्रोसेसेस एक साथ कंकरेंटली काम करनी चाहिए, कंकरेंटली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जिससे एक सिंगल टास्क एक ही टाइम पे प्रोवाइड कर सके। यही यहाँ पे लिखा है कि मल्टीपल टास्क और प्रोसेसेस शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम ऑन डिफरेंट नोड्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। फिर है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि सिस्टम शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ सम कंपोनेंट्स और लिंक फेल हो जाए। मतलब लेट सपोज कि नेटवर्क एरर आ गया, कोई जो नोड है वो बंद हो गया, मतलब इस तरीके की n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकती है। यही आगे आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डिज़ाइन इश्यूज क्या क्या हैं। वो डिसएडवांटेजेस भी होता है, तो मैंने दोनों मर्ज करके लिखा हुआ है इसके अंदर, बट मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो आप समझना चाह रहे हो। मेन बात ये है। चलो, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। एडवांटेजेस है स्केलेबल, मतलब अगर मल्टीपल नोड्स पे आपका डेटा रखा है, मल्टीपल नोड्स आप अक्वायर करके रखे हो, एंड उसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना है, मतलब आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो आपका लोड बेयर नहीं कर पा रहा, आप और नोड्स ऐड कर दो, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड ही है ना, अलग अलग दुनिया में कहीं पे भी पड़ा हुआ है, नेटवर्क से आपको कनेक्ट ही करना है, एंड यू हैव टू बाय दैट ऑल्सो। बट ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम से ज़्यादा इजी पड़ता है अगर आपको घर की खेती नहीं उगानी, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट बढ़ जाती है। घर पे अगर आप एक सिस्टम बसाओ एंड आप किसी के पास से सिस्टम लो तो। रिलायबिलिटी मतलब फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक नोड फेल भी हो जाता है तो भी सिस्टम क्रैश नहीं होता, बंद नहीं होता, सिस्टम कंटिन्यूअस टू वर्क। Other nodes can take over the workload and ensuring high availability. यही तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा डेटा हम जब चाहें तब अवेलेबल रहे। परफॉर्मेंस, अभी तक हम परफॉर्मेंस की ही बात कर रहे थे कि आपकी प्रोसेसेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अलग अलग नोड्स पे, तो ऑब्वियसली आपका काम इजी हो जाएगा, ओवरहेड कम हो जाएगा, एंड आपका जो आपने जो प्रॉब्लम दी है उसका सॉल्यूशन ये सब मिलके एक साथ जल्दी दे पाएंगे। टास्क कैन स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड एग्जीक्यूट पैरेलल अक्रॉस द सिस्टम और मल्टीपल मशीन्स, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग टाइम। रिसोर्स शेयरिंग जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, जो है वर्कलोड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिकली इफ नोड इज ओवरलोडेड, टास्क कैन बी शिफ्टेड टू आइडियल नोड। आइडियल नोड मतलब जो नोड खाली बैठा है। लेट्स बिगिन विथ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारे नोड्स को एंड उनके बीच का जो नेटवर्क है उसे बनाए रखने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है पूरे के पूरे टास्क डेफिनेशन को। इसको बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। Designing, building and managing distributed system is much more harder than centralized one. Developers must handle synchronization, concurrency and partial failure. ठीक है। अब नेटवर्क डिपेंडेंसी, ऑब्वियसली नेटवर्क डिपेंडेंसी बढ़ जाती है जब आपके नोड्स स्क्रू आउट थ्रू आउट बहुत ज़्यादा अलग अलग लोकेशन पे डिपेंडेड है, एंड उनके बीच में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अगर उनके बीच का कम्युनिकेशन फेल हो गया तो बहुत सारी प्रोसेसेस कम हो सकती है, बहुत सारी प्रोसेसेस एक नोड पे ओवरहेड बढ़ा सकती है। नेटवर्क डिपेंडेंसी
The system relies heavily on the network. If the network is slow or disconnected, the system's performance suffer it or it may stop working entirely. जो मैंने आपको बताया डेटा कंसिस्टेंसी ये है कि जो डेटा है उसे सिंक्रोनाइज्ड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स रखा जाए एंड वो एक चैलेंजिंग टास्क है. इफ अ यूजर अपडेट्स फाइल ऑन नोड 1 एंड यूजर बी अपडेट करता है नोड 2 पे, तो मस्ट सी दैट अपडेट इमीडिएटली. मतलब अगर मैं लेट से कि मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ 1000 रुपीज़ का टू अ पर्सन नेम्ड एस, तो ही शुड सी दैट 1000 रुपीज इन हिज अकाउंट इमीडिएटली, राइट, क्योंकि उसे भी कहीं पे करने हो सकते हैं. इस तरीके से इस चीज़ को समझा जा सकता है. फिर कॉस्ट. While hardware might be cheaper initially, the cost of maintenance, network infrastructure, and skilled personnel to manage the complexity can be high. कॉस्ट इसका इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसमें आपको सिस्टम घर लाना पड़ता है, राइट. एंड सिस्टम में जो जो व्यक्ति वो होते हैं, क्या इंक्लूडेड होते हैं, मतलब सिस्टम को ऑपरेशंस के लिए, सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, उन सबको भी सैलरी देनी पड़ती है. प्लस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको रखने के लिए आपको जगह के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो सेंट्रलाइज सिस्टम का ये एक डिसएडवांटेज है कि आप उसको कहीं पे भी नहीं ले जा सकते. उसका डेटा आप अक्रॉस द नेटवर्क शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स वेरी ह्यूज डेटा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. वो अक्रॉस द नेटवर्क हम शेयर करने चाहेंगे तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे इतना ज़्यादा लोड आएगा दैट इट कैन नॉट बेयर एंड इट मे शट ऑफ एंटायरली. तो कॉस्ट इसका एक डिसएडवांटेज नहीं है. लेट्स जस्ट डू दिस एंड मूव ऑन. डिज़ाइन इश्यूज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होगी, बट थोड़ी सी डिफरेंट. तो लेट्स बिगिन. Designing a distributed system is a significantly more complex than designing a centralized one. डिज़ाइन करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो हमने बात कर ली, क्योंकि हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि कंपोनेंट्स फेल हो सकते हैं, नेटवर्क फेल हो सकता है, कोई नोड फेल हो सकता है. इस तरीके की बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आ सकती है. अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इसके डिज़ाइन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. हेट्रोजेनिटी, राइट, कि अलग अलग नोड्स हैं. चलो आधे नोड्स किसी और ओएस पे काम कर रहे हैं, लिनक्स पे काम कर रहे हैं, आधे नोड्स काम कर रहे हैं विंडोज पे. तो हेट्रोजेनिटी यहाँ पे कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हो ये जो डेटा है जो मैंने अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग होमोजेनस मिक्सचर तो नहीं है. Distributed system must operate over a variety of different elements, राइट. जैसे मैंने आपको बताया लिनक्स हो, विंडोज हो, मैक हो, किसी भी ओएस पे ये काम करने चाहिए. एंड इस तरीके का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है. एंड यही है अपनी सबसे पहली डिज़ाइन इशू. द सिस्टम मस्ट हाइड द डिफरेंसेस सो दैट ऑल पार्ट्स कैन कम्युनिकेट सिमलेसली. ये मैंने आपको समझा दिया. openness हमने आपको ऊपर समझा दिया. openness is a characteristic that determines whether the system can extend or re-implement it in various ways. अलग अलग सिस्टम पे सेम चीज़ हम वेरियस वेज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं. फिर होता है स्केलेबिलिटी. A system is scalable if it remains effective when there is significant increase in number of resources and number of users. नंबर ऑफ यूजर्स एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज जब बढ़ जाएं तब भी सिस्टम सीमलेसली काम करता रहे. इस चीज़ को पॉसिबल कर पाना एक डिज़ाइन इशू है, वो प्रॉब्लम है जो इसमें आती है.
मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी ये सेम चीज़ फील हो रही है तो आई नो। बट ये प्रॉपरली थियोरेटिकल चीज़ें हैं जिसको मतलब आप एक बार पढ़ के चले जाओगे एंड दैट विल बी इनफ। रहने देते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। सिक्योरिटी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम में यू कैन जस्ट लॉक द रूम, द कंप्यूटर इज इन एंड इतने में काम खत्म हो जाता है। बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स ओवर पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क से हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारे रिसोर्सेज, सारी प्रोसेसेस ट्रैवल करते हैं थ्रू डिफरेंट नोड्स। एंड इसमें सिक्योरिटी का इशू आना एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांस बन जाता है। कंकरेंसी मैंने आपको समझा दिया एंड ट्रांसपेरेंसी आपके लिए आगे आएगा। शायद मैंने रखा है नहीं रखा है मुझे पता नहीं, चलो मैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे समझा देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी को होली ग्रेल बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन के लिए, क्योंकि ये हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी को फ्रॉम द यूजर्स। एंड किस तरीके की, जैसे कि एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, लोकल एंड रिमोट रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड यूजिंग आइडेंटिकल ऑपरेशन, बट यूजर को कोई आइडिया नहीं है। फिर लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर डोंट नीड टू नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ रिसोर्स। फिजिकल लोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब किस नोड पे उसका डेटा पड़ा है या किस नोड पे उसका काम हो रहा है, बस उसको ये सब जानने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी या जेमिनी की बात करो तो आप प्रॉम्प्ट लिखते हो एंड आपका काम हो जाता है। यू डोंट नीड टू सी कि वो प्रोसेस किस नोड पे हुई, किसने की, कैसे की, राइट। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर डोंट नो कि मल्टीपल कॉपीज उसके फाइल की बन चुकी है, कि अगर एक सिस्टम भी फेल हो गया तो उसके लिए अवेलेबल रहेगी दूसरी फाइल। इसका नॉर्मली जो काउंट होता है वो 3 रहता है, n इज इक्वल टू 3 रहता है, कि आपकी हर एक डेटा जो आपने इंटरनेट पे या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे डाला हुआ है उसको 3 अलग अलग नोड्स पे रेप्लिकेट करके रखा गया है, जिससे अगर कोई भी 2 नोड साइमल्टेनियसली फेल हो जाए, जो कि बहुत रेयर चांस है बट फिर भी अगर हो जाए तो आपको आपका सारा डेटा उस एक नोड से मिल सके जहाँ पे ये सब कुछ करके रखा गया है। फेलियर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यूजर डोंट नो अ फेलियर अकर्ड, राइट। मतलब वो नोड जहाँ पे आपका डेटा पड़ा है वो फेल हो गया तो इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है ना कि वहाँ पे कुछ हुआ। उसकी सारी जो प्रोसेसेस है वो कोई आइडियल नोड ले लेता है एंड दैट आइडियल नोड एग्जीक्यूट्स योर प्रॉब्लम, मतलब प्रोसेस, एंड आपको अपना जो आउटपुट होता है वो दे देता है। फेलियर ट्रांसपेरेंसी इसे कहते हैं। 7 प्रकार की ट्रांसपेरेंसी होती है एंड ये भी सीएनएस का ही टॉपिक है बट इसमें पूछा जाता है, सो आई हैव एडेड। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अब ये एक टॉपिक ऐसा है जो करवाऊं या ना करवाऊं दोनों सिमिलर जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम 2 से 3 बार ही पूछा गया है आज तक, ये चीज ज्यादा पूछी नहीं गई है। 2 से 3 बार मैक्सिमम पूछा गया होगा तो करवा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को 3 मेन टाइप में काटा गया है या उसका वो बनाया गया है। एक है कंप्यूटिंग पावर पे, फिर डेटा प्रोसेसिंग को लेके, और है प्रिवेसिव इंटीग्रेशन। ये मैं आपको समझाता हूँ, चलो। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, सबसे पहला जो कंप्यूटिंग पावर पे बेस्ड है ये टॉपिक, उसमें है these are the system designed for high performance computing task. They combine multiple computer to solve complex problem that require massive processing power, often appearing as a supercomputer to a user. इसमें कुछ समझाने जैसा आई डोंट फील कि कुछ भी समझाने की जरूरत है। क्लस्टर कंप्यूटिंग एक कंसेप्ट है जिसमें हाई एंड होमोजेनस, मतलब आइडेंटिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर को
कनेक्ट किया जाता है विया लोकल लेन, एंड वो सब सिंगल पावरफुल सर्वर की तरह एक्ट करते हैं. एग्जाम्पल, a vWolf cluster where 100 identical Linux server work together to calculate pi to the billionth digit. ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा जिसमें वो जो क्लस्टर फॉर्म किया गया डिफरेंट आइडेंटिकल लिनक्स 100 लिनक्स सर्वर्स से, उसे बेवुल्फ बोला गया होगा एंड उन्होंने मिलके पाई की बिलियंथ डिजिट कैलकुलेट की होगी. देन आता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बैंकिंग के लिए यूज होता है एंड रिजर्वेशन सिस्टम के लिए यूज होता है. दिस सिस्टम फोकस ऑन मूविंग एंड प्रोसेसिंग डेटा अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, जिसको बैकबोन बोला गया है मॉडर्न बिजनेस का. राइट, जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, जिसमें कंसेप्ट है फोकसेस ऑन हैंडलिंग ट्रांजैक्शन अक्रॉस डेटाबेस यूजिंग while ensuring ACID properties. Example, when you withdraw money from ATM in Paris, your bank in New York updates your balance instantly. इसको ऐसा समझो कि आप स्टूडेंट हो, अपने घर से दूर रहते हो एंड आपकी होम ब्रांच अपने घर के आसपास है एंड आप जहाँ पे रहते हो वो शहर अलग है एंड वहाँ पे अगर विड्रॉ करते हो फिर भी आपकी होम ब्रांच पे ये इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है. अब ये थर्ड टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रिवेसिव सिस्टम, जो कि एम्बेडेड होते हैं. इसको एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ पहले. दीज आर द न्यूएस्ट टाइप, बहुत नया प्रजाति है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा IoT के डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं नंबर में. Where small battery powered computers are embedded into environment, they are often mobile and communicating wirelessly. इसमें कुछ भी मैं समझाने जैसा फील नहीं कर पा रहा हूँ. एग्जाम्पल है स्मार्ट फार्म्स वेयर सेंसर्स इन द सॉइल मॉनिटर मॉइस्चर लेवल एंड ऑटोमेटिकली टर्न ऑन इरिगेशन व्हेन द ड्राई पैचेस. तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से हमने बहुत आराम से, बहुत आसानी से यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पूछे जा सकते हैं वो ख़त्म कर लिए. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 2. अब यूनिट 1 के टॉपिक्स में अगर आपको अच्छे से समझा पाया हूँ तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. एंड हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आपका प्लेसमेंट हो चुका है, अगर आप प्लेस्ड हैं एंड आपको अगर अपने कॉलेज से प्लेसमेंट मिला है तो प्लीज़ DM मी मेरे इंस्टाग्राम में, जहाँ पे आई वांट टू नो अबाउट कि कहाँ पे आप लगे हो, कितना का पैकेज है, एंड देन वी विल स्टार्ट समथिंग अबाउट पॉडकास्ट, जिसमें मैं और आप मिल के अपने इंजीनियर्स को यूनाइट करेंगे एंड सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से आपकी प्लेसमेंट हुई एंड हाउ एग्जैक्टली आप उस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर्ड थे या नहीं थे. ठीक है, चलो छोड़ो, सब्सक्राइब कर देना. यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं. बेसिक आर्किटेक्चर, प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशन. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो उसका आर्किटेक्चर भी होगा कुछ, उसके अंदर प्रोसेसेस है जो अलग अलग नोड्स पे काम कर रही है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड वो सारे नोड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एंड सिंक्रोनाइज्ड वे में. तो इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे इस यूनिट में कवर्ड हो जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद सिस्टम आर्किटेक्चर. सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा था वो था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या बोलना चाह रहा है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इट डिवाइड्स द सिस्टम इनटू 2 डिस्टिंक्ट रोल, एक क्लाइंट और दूसरा है सर्वर. The client, an active process that requests service. It provides user interface and initiates communication.
ये सब कुछ आप सीएन में पढ़ चुके हो, आई नो इट मे बी बोरिंग, बट एक ये चीज़ आप देख लो। ये आपका सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। क्लाइंट सर्वर को भेजेगा कि मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ ठीक है। फिर ये सर्वर से मांग लेगा कि हाँ मेरे को क्लिपबोर्ड चाहिए, एंड सर्वर उसे दे देगा अगर इसकी आईपी सर्वर में अवेलेबल होगी तो। लेट्स इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्लाइंट क्या है? एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट, ये हो गया। सर्वर क्या है? अ पैसिव प्रोसेस दैट वेट्स फॉर रिक्वेस्ट। इट मैनेजेस रिसोर्सेज, डेटा, फाइल्स, प्रिंटर्स वगैरह वगैरह, एंड परफॉर्म्स द लॉजिक रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। क्या कैसे काम करता है? रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट सेंड्स अ मैसेज ओवर अ नेटवर्क आस्किंग स्पेसिफिक डेटा और एक्शन। प्रोसेस the server receives the request, processes it and accesses the necessary resources, and respond आ जाता है सर्वर की तरफ से कि रिजल्ट के साथ। जो हमने सीएन में टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स पढ़े थे वही चीज़ है, बट उसका बस बेसिक ऊपर ऊपर से और कुछ नहीं। अब है स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पे एक नहीं, मैंने स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पे 3 क्वेश्चन देखे हैं। स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन देखे हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड आर्किटेक्चर है, ये दो क्वेश्चन में मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड आर्किटेक्चर एंड डेटा सेंटर आर्किटेक्चर समझाओ। तो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या कहना चाहता है? In this architecture style, the system is viewed as a collection of loose objects interacting via method calls. It attempts to make distributed computing look like standard local programming. इसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिया हो, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो इसमें इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आरपीसी एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको समझाऊंगा। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है इसमें? कंपोनेंट्स जो होते हैं उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दे आर कम्युनिकेट वाया आरपीसी और आरएमआई। आरएमआई इस वीडियो में कवर्ड नहीं है, आरपीसी हम कर लेंगे क्योंकि वो बहुत बार पूछा गया है। की फीचर क्या होता है? एनकैप्सुलेशन होता है उसके अंदर। इंटरनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हिडन, अदर ऑब्जेक्ट कैन ओनली इंटरैक्ट विथ इट थ्रू इट्स इंटरफेस। एग्जांपल जावा, आरएमआई एंड कोरबा। कोरबा हम कर लेंगे एंड आरपीसी भी हम करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। अब है डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। डेटा सेंटर आर्किटेक्चर रिलाइज ऑन शेयर्ड स्टोरेज स्पेस, जिसे रिपोजिटरी बोलते हैं, एज अ सेंट्रल हब ऑफ कम्युनिकेशन। समझ गए? रिपोजिटरी को सेंट्रल हब ऑफ कम्युनिकेशन की तरह यूज किया जाता है, एंड उसी पे ये पूरा का पूरा शेयर्ड स्टोरेज पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिपेंडेड है। अब मैकेनिज्म क्या है? प्रोसेसेस interact by reading and writing to central database or file system. The components do not communicate directly with each other, they communicate through a shared data. तो it's like a data centered architecture जिसके अंदर सारे नोड एक कॉमन मेमोरी के साथ अटैच्ड हैं, एंड दिस कॉमन मेमोरी उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? सारी की सारी कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। मैकेनिज्म आर्किटेक्चर में यही दो आर्किटेक्चर होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, एक सेंट्रल आर्किटेक्चर होता है। बट जब मैं क्वेश्चंस को ध्यान से देखना शुरू किया तो मेरे को ऑब्जेक्ट डेटा एंड इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर दिखा क्वेश्चंस में, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो वही दो मेन है, सेंट्रल मेमोरी आर्किटेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। अब है की फीचर्स इसकी क्या है? डीकपलिंग। The procedure of data does not need to know who the consumer is or even if the consumer is currently online.
एग्जाम्पल, एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरैक्ट कर रहा है सोनली बाय अपडेटिंग अ MySQL डेटाबेस बस। थर्ड एंड लास्ट सिस्टम आर्किटेक्चर जिसे बोला गया है इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, पब्लिश एंड सब्सक्राइबर मॉडल होता है ये। दिस इज हाईली डीकपल्ड आर्किटेक्चर ऑफन यूज्ड इन मॉडर्न माइक्रो सर्विसेज। मैकेनिज्म क्या है? प्रोसेसेस कम्युनिकेट बाय प्रिपेयरिंग इवेंट्स। अब पब्लिशर काम करते हैं कंपोनेंट दैट जनरेट इवेंट्स, पब्लिशर काम करते हैं इवेंट को जनरेट करने का। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर लिसन फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे कि ऑर्डर प्लेस एंड सेंड ईमेल। इवन फीचर, इसके जो की फीचर्स हैं वो है द सेंडर डज नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द रिसीवर, इट सिंपली ब्रॉडकास्ट द इवेंट एंड एनीवन इंटरेस्टेड पिक इट अप बस। इट्स लाइक नोटिफिकेशन सिस्टम, यूट्यूब नोटिफिकेशन ही ले लो। अगर ये आपको नोटिफिकेशन आया होगा, आपने सब्सक्राइब किया होगा, तो ये चीज़ आपको अपीयर हुई होगी एंड तब आपने ये वीडियो देख रहे होगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार वाला वेस्ट हो गया था। वो जब प्रोसेस कर रहा था मैं तब, एंड दिस इज वाई मैं बहुत ज़्यादा, मेरा गला एंड मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। कोड माइग्रेशन क्या है? उसके अंदर पहला आता है प्रोसेस माइग्रेशन। नहीं, कोड माइग्रेशन पहले आता है, उसके अंदर होता है प्रोसेस माइग्रेशन। बट अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोसेस माइग्रेशन पे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोसेस माइग्रेशन इज अ एक्ट ऑफ मूविंग करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस फ्रॉम वन कंप्यूटिंग सोर्स टू अनदर नोड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। राइट? क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आप समझ गए कि एक नोड पे कोई प्रोसेस काम कर रही है, प्रोसेस चल रही है, तो उसे उठा के दूसरे नोड पे अचानक से जब आप ले जाते हो तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस माइग्रेशन। प्राइमरी गोल क्या है इसका? प्राइमरी गोल इज टू बैलेंस द लोड अक्रॉस द सिस्टम, ensure fault tolerance और improve performance by moving the process closer to the data it needs to be। मतलब लोकली डेटा जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ, जिससे वो डेटा को जल्दी रिट्रीव कर सके। आइडियली दिस माइग्रेशन इज ट्रांसपेरेंट, मतलब यूजर को कोई अंदाजा नहीं है पीछे क्या हो रहा है। मीनिंग द प्रोसेस कंटिन्यूज रनिंग ऑन द न्यू नोड विदाउट नोटिसिंग दैट इट हैज बीन मूव्ड। ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस के लिए भी होती है, प्रोसेस को भी नहीं पता कि वो इस नोड से इस नोड पे कब चली गई एंड कब वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने लगी। अब है कोड माइग्रेशन। कोड माइग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोग्राम एंड समटाइम्स इज करंट एग्जीक्यूटिंग स्टेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अब जो मूविंग प्रोग्राम, सिर्फ कोड को हम एग्जीक्यूट शेयर करते हैं, उसे कुछ स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। हम सिर्फ कोड को शेयर करते हैं, उसे कुछ वीक समथिंग बोला जाता है, वीक कोड माइग्रेशन में भी। एंड जब उस प्रोसेस के साथ, उस कोड के साथ उसकी प्रोसेसिंग स्टेट को भी शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं एक नोड से दूसरे नोड, उसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग कोड माइग्रेशन। while process migration you ask about earlier, मतलब हमने जो ऊपर देखा specifically moving a running program, but code migration is a broader concept that encompasses moving code at any stage, whether it is the script before it starts fully active agent। वही जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। अब इसमें पूछा जाता है कि डिफाइन कोड माइग्रेशन एंड इट्स इश्यूज, इश्यूज इन कोड माइग्रेशन। तो कोड माइग्रेशन के इश्यूज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रोसेस को यहाँ से यहाँ, एक कोड को यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर हिट्रोजेनिटी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इसको पढ़ने का कोई मतलब अभी बनता नहीं है। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स एंड ये आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको जो हेट्रोजेनिटी का मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। फिर
ऑपरेटिंग सिस्टम हेट्रोजेनिटी ऑलरेडी शेयर्ड, ऑलरेडी मैं आपको सब समझा चुका हूँ। फिर रन टाइम एनवायरनमेंट इश्यूज, रन टाइम पे एनवायरनमेंट इश्यूज आ सकते हैं जैसे लाइब्रेरी एंड लिंकिंग। द प्रोसेस में डिपेंड ऑन डायनामिक लाइब्रेरीज, जैसे ये if the destination machine has a different version of library or lacks it entirely, the migrated code cannot run। अगर आपने कोड में किसी लाइब्रेरी को मेंशन किया है या लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ है एंड वो जहाँ पे गया जहाँ पे हमने माइग्रेट किया है कोड को, उस मशीन पे वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती या वो किसी और नाम से एग्जिस्ट करती है, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम कि वो अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। Virtual memory layout, the specific memory address used by a pointer in source। ये आप समझ चुके हो, आप कोडिंग पढ़ चुके हो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो, वीक मोबिलिटी का मतलब होता है कि कोड ओनली, सिर्फ कोड ही ट्रांसफर होता है। द कोड इज सेंड टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट फ्रॉम बिगिनिंग। स्टेट नो एग्जीक्यूशन, स्टेट इज ट्रांसफर्ड, बस इतना खत्म। अब आता है स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी जिसमें कोड एंड स्टेट दोनों ट्रांसफर होता है, जिसमें प्रोसेस स्टॉप्ड जहाँ पे वहीं से वो मूव होती है और रिज्यूम वहीं से करती है जहाँ पे वो बंद हुई थी आफ्टर गेटिंग ट्रांसफर्ड। स्टेट द स्टैक रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर आर प्रिजर्व्ड। मैं ये आपको समझा चुका हूँ। अब है रिमोट प्रोसीजर कॉल। आरपीसी एक प्रोटोकॉल है जो आपने सीएन में पढ़ा होगा इनिशियली, बहुत पहले पहले आपने इसके बारे में सीएन में सुना होगा, बट यहाँ पे भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सीएन में इम्पोर्टेंट था। रिमोट प्रोसीजर कॉल is a protocol in distributed system that allows a program to to cause the procedure to execute in a different address space as it were a local procedure call. The core idea is transparency. The programmer writes the code to call a function, जैसे कि ये, without needing to know that the actual addition happens on the server miles away. The RPC system hides the complexity of the network, data encoding and signal handling। इसमें समझाने जैसा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत इजी चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर हमने ये कोड लिखा है, इसमें ऐड नाम का फंक्शन रन हो रहा है, तो ऐड नाम का फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बट आरपीसी ये कंफर्म करता है कि अगर ऐड यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सेम फंक्शन अपनी जगह पे जाके एग्जीक्यूट हो विद द वेरिएबल्स जो हमने इसको दिए हैं। अब इसका ये काम कैसे करता है? क्लाइंट द प्रोग्राम इनिशिएट्स द कॉल, हम ही इनिशिएट करेंगे। द क्लाइंट स्टब, a piece of code that on the client side that act as proxy or placeholder for the remote function. It creates a illusion that the server function is running locally। सर्वर पे जो फंक्शन हो रहा है वो लोकली हो रहा है, ये एक ऐसा इल्यूजन दिखाने की कोशिश करता है। आरपीसी रन टाइम, द कम्युनिकेशन सिस्टम responsible for the transmission of messages across the network, handling UDP, TCP, routing and acknowledgement। सर्वर स्टब का क्या काम है? The counterpart to the client stub residing on the server side, it receives the network message and calls the actual function जो कि हम मांग रहे थे। Server actual program containing the logic and function to be executed। चलो, आरबीसी का वर्किंग मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग के प्रोसेसेस, तो मैं आगे पढ़ा देता हूँ। ये रहा मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग। बिगेस्ट चैलेंजेस इन आरपीसी इज दैट कि client and server side might be
heterogeneous मतलब डिफरेंट सिस्टम हो, डिफरेंट आर्किटेक्चर हो, डिफरेंट ओएस हो, डिफरेंट हार्डवेयर हो। जैसे क्लाइंट साइड माइट बी लिटिल ईडन, जिसे इंटेल हम बोलते हैं, दैट रीड्स बाइट राइट टू लेफ्ट, एंड सर्वर पे बिग ईडन हो, जो मेन फ्रेम सर्वर है, जो लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा हो। Marshalling is the process of resolving these differences. Marshalling, converting parameters data from machine's internal representation into standard network format XDR, external data representation. Unmarshalling का मतलब ये है converting the data network from back into machine's internal representation system, जिससे जो आउटपुट वहाँ से यहाँ पे आया वो हम हमारी लैंग्वेज में देख पाए। अब इसी के डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, ये भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हो। सिंप्लिसिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। आरपीसी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत सिंपल चीजें हैं। सिंप्लिसिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन, द प्रोग्रामर राइट स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल्स विदाउट वरिंग अबाउट सॉकेट्स और पोर्ट्स। बहुत इजी चीज़ें हैं, मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। यू जस्ट हैव टू लिसन। अगर आप एग्जाम के पहले भी ये देख रहे हो तो बस आप सुनो, एंड दैट्स इनफ फॉर यू। फिर एडवांटेज दूसरा है कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, सपोर्ट्स प्रोसेस ओरिएंटेड एंड थ्रेड ओरिएंटेड मॉडल्स वेल। डेवलपमेंट स्पीड क्या है? एलिमिनेट्स द नीड टू रीराइट लो लेवल नेटवर्क कोड फॉर एवरी एप्लीकेशन। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस ओवरहेड बढ़ जाता है मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग की वजह से, एंड नेटवर्क ट्रांसमिशन मेक्स आरपीसी सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन लोकल कॉल्स। अब ये होता है टाइटली कपल्ड, द क्लाइंट नीड्स टू नो दैट एग्जैक्टली विच प्रोसीजर एग्जिस्ट ऑन द सर्वर। सर्वर पे क्या चीज एग्जिस्ट करती है वो हमें पता होगा, तो हम वो चीज अपने हाँ, तो वो चीज़ हम कॉल करेंगे। अगर हम कॉल करेंगे एंड वो चीज़ सर्वर पे अवेलेबल ही नहीं है, देन दैट विल बी ऑफ नो यूज। Partial failure in a local call, if the machine fails, everything stops. In RPC, the server might crash while the client is still waiting to, मतलब हम वेट कर रहे हैं एंड सर्वर जवाब नहीं दे पा रहा है। सर्वर क्रैश हो सकता है क्योंकि हम गलत चीज उससे मांग लिए, राइट। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एंड अब अपना टॉपिक आया है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक बहुत इजी टॉपिक है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बट मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि वर्चुअलाइजेशन पे 3 से 4 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन देखे गए हैं। Virtualization is a process of creating software-based representation of something rather than physical one. It allows you to create multiple simulated environment or dedicated resource from a single physical hardware system. एक ही सिस्टम पे आप आज के टाइम पे लिनक्स, विंडोज, मैक, ये सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हो एंड स्टिल यू कैन रन देम यूजिंग वर्चुअलाइजेशन, स्पेसिफिकली VMware। की कंसेप्ट इसका क्या है? आइडियली virtualization is transparent. The software running inside the virtual environment should not know it is virtualized. It should believe it is directly in control of hardware. VMware में जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो VMware और सॉफ्टवेयर OS को नहीं पता, OS को नहीं पता कि आप VMware को यूज करके हार्डवेयर के साथ उसका कम्युनिकेशन करवा रहे हो। उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने 4 कोर्स उसको दे दिए हैं एंड वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई इसके अंदर आप जब भी कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो आपको पार्टीशन करना पड़ता है अपनी मेमोरी का, जिससे वो पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक उस एक ओएस को डेडिकेट हो सके। A virtual machine is the specific digital computer created by virtualization. It is tightly isolated software container with an OS and application inside. To the user, a VM looks exactly like a physical computer. समझ गए? बहुत इजी।
वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेज क्या क्या है? पहला, कॉस्ट एफिशिएंट होता है। अगर आपके पास हाई प्रोसेसिंग लैपटॉप या पीसी है तो उसी पे आप मल्टीपल वीएम्स लगा सकते हो, मल्टीपल ओएस रन कर सकते हो, तो आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको 10 फिजिकल सर्वर्स की जरूरत नहीं है जब आप एक से काम कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे लिखी है, इंस्टेड ऑफ बाइंग 10 फिजिकल सर्वर्स फॉर 10 डिफरेंट एप्लीकेशन यू कैन बाय वन पावरफुल फिजिकल सिस्टम टू रन 10 VMs on it. That drastically reduces hardware, electricity and cooling cost. Done. अब आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी, मतलब ईच वीएम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड क्योंकि आपने पार्टीशन पहले ही कर दिया है मेमोरी का। इफ वन वीएम इज इन्फेक्टेड विद वायरस एंड क्रैशेस, इट डज नॉट इफेक्ट द अदर वीएम और द होस्ट मशीन। दिस इज द परफेक्ट टेस्टिंग डेंजरस कोड और अनट्रस्टेड एप्लीकेशन। आई होप आप इसको समझ गए हो। चलो मैं समझा देता हूँ। हर एक जो वीएम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हो वो अलग अलग सेपरेशन के बाद वो इंस्टॉल हो रहा है। उस वीएम के लिए एक पर्टिकुलर मेमोरी दी गई है, राइट। उसी अगर उसके उस वीएम में जो ओएस है उसके अंदर कुछ भी करप्ट होना होगा तो वो उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में ही होगा। वो वीएम किसी और सिस्टम या किसी सिस्टम की किसी और वीएम पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। Snapshots and fast recovery, you can save the state of VM at any point. Snapshot जिसे बोला जाता है, if an update breaks the system you can revert it to the snapshot in the seconds. This makes disaster recovery much faster and physical hardware पे disaster recovery को बहुत ज़्यादा faster बना देता है। Portability and migration, VM is essentially just set of files on a disk. You can copy this file to another physical server and start machine up by immediately. आप जहाँ पे उस सारी फाइल्स को कॉपी करके किसी और हार्डवेयर पे पेस्ट करोगे, दैट आप जहाँ से छोड़े थे वहीं से आप वहाँ पे उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये उसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज हो सकता है कि परफॉर्मेंस ओवरहेड हो, सिंगल पॉइंट फेलियर हो, मतलब अपना जो फिजिकल होस्ट है, मतलब सबसे होस्ट सिस्टम है, वही फेल हो गया तो उसके ऊपर कोई भी वीएम काम नहीं कर पाएगा। देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, वीएम कैन नॉट मैजिकली क्रिएट हार्डवेयर, बराबर बात है। इफ फिजिकल होस्ट हैज 16 GB ऑफ रैम एंड यू कैन नॉट एलोकेट 20 टू योर वीएम, एग्जैक्टली। If one VM resources, it can slow down the neighbor process. मतलब VM सेपरेट होते हैं ये मान लिया, बट अगर एक बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर को खा रहा है, बहुत ज़्यादा रैम खा रहा है, मतलब आप मेन मेमोरी को डिवाइड करते हो ना, रैम तो डिवाइड नहीं होती इसमें। तो अगर एक ही VM बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खा रहा है तो उसे रिसोर्स कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम बन सकती है अपने होस्ट प्लेटफॉर्म के लिए एंड दूसरे वीएम्स के लिए भी। कॉम्प्लेक्सिटी एंड ट्रैवल, बिकॉज वीएम्स आर इजी टू क्रिएट, एडमिनिस्ट्रेटर्स often create too many VM, leading management nightmares where dozens of unused VM consume resources unnoticed. आप VM मुफ्त में बना पा रहे हो तो आप बहुत सारे VMs बना के छोड़ दो, बट एक टाइम के बाद दैट VMs आपके रिसोर्सेज खा रहे हैं, ये आप नोटिस करना भूल जाते हो, मतलब भूल ही जाते हो कि आपने वो VM क्रिएट किया था। VM बहुत इजी टू क्रिएट है तो उसको एडमिनिस्टर करना, उसको मैनेज करना बहुत सारे VMs को, ये डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। उतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है बट इट्स अ डिसएडवांटेज, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 7 प्रकार की ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, डिफरेंसेस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इन्वोकेशन मैकेनिज्म्स। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी हाइड करता है कि आप किस डेटा को कहाँ से एक्सेस मिल रहा है, आपको कौन से डेटा का कहाँ से एक्सेस मिल रहा है। देन लोकेशन ट्रांसपेरेंसी आपका फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा कहाँ है उसको हाइड करता है।
माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ रिसोर्स, अगर कोई रिसोर्स आपका कहीं से किसी और नोड पे मूव किया जा रहा है तो भी आपको पता नहीं लगेगा। आपको आपके काम से मतलब है ना, आपके रिसोर्सेज कहाँ है इससे आपको मतलब नहीं है यूजर को। देन रीलोकेशन, अगर आपके सारे रिसोर्सेस एक नोड से ले उठा के दूसरे नोड पे रख दिए तो भी इट्स ओके। रेप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिसोर्स, क्यों? क्योंकि अगर सिंगल नोड फेल हो गया तो आपको अवेलेबल किया जा सके बाकी के डेटा से, कहीं पे भी अवेलेबल, मतलब कहीं पे भी वो रखा हो आपको अवेलेबल हो जाए। फेलियर, फेलियर एंड रिकवरी रिसोर्सेस, इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। परसिस्टेंट के बारे में भी हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो फाइनली इट्स बीन आवर ऑफ दिस लेक्चर एंड मैं आपके 2 यूनिट बहुत मेहनत से एंड बहुत थकने के बाद खत्म कर चुका हूँ। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3। यूनिट 3 हमको क्या बोलना चाह रहा है? यूनिट 3 है बेस्ड ऑन नेमिंग। नेमिंग सिस्टम आपका क्या क्या कहना चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नेमिंग को कितना महत्व दिया जाता है, ये आपको अब समझ में आएगा। क्योंकि अलग अलग नोड पे अलग अलग प्रोसेस काम कर रही है, हर एक नोड पे अलग अलग रिसोर्सेस हैं, तो उस पे नेम्स का होना ज़रूरी है जिससे हम अलग अलग नोड्स को रिकॉल कर सकते हैं या उससे प्रोसेस रिट्रीव कर सके। What is naming in distributed system? Distributed system में naming is a method to refer to the entities, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फाइल हो गया, in short nodes, so they can be accessed and shared. There are two primary ways जिसमें नेमिंग को हम करते हैं। फ्लैट नेमिंग होता है एंड एक होता है हायरार्किकल नेमिंग, जिसे स्ट्रक्चर्ड नेमिंग भी बोला जाता है। अब है फ्लैट नेमिंग। फ्लैट नेमिंग का मतलब आप किसी भी रैंडम इंसान को कैसे नाम देते हो, उसकी हरकतों से, बस देखा उसने ये हरकत की एंड आप उसको उस नाम से चिढ़ाने लगे एंड बात खत्म हुई, राइट? उसी तरीके से इसमें भी होता है कि इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, या कोई कैरेक्टरिस्टिक या किसी बिट की वजह से इस नेम, किसी चीज को वो नेम दे दिया जाता है। पढ़ देता हूँ। Flat naming uses a name that simply is a random string of bits or character. It is flat because it has no internal structure or hierarchy. बस definition, a name that acts as purely as a unique identifier for an entity। मतलब आज तक आप जो कोड में नाम लिखते रहे थे x y वो सब, it does not contain any information about where the entity is located or who manages it। बस इसको कोई नाम से कोई पता दे, वर्ष इससे कौन पता कर सकता है कि मैं क्या करता हूँ, किस तरीके का इंसान हूँ, क्या हूँ? नहीं कर सकते, राइट? एनालॉजी, एनालॉजी, a national ID number or a passport number, looking at a number like this tell you nothing about which city person lives in or who their parents are, it just uniquely identifies them। अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मशीन फ्रेंडली होना चाहिए, बट ह्यूमन फ्रेंडली हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मशीन एक्सेप्ट कर लिया, बस बात खत्म। आइडेंटिफायर की जितनी भी रूल्स हैं वो ये फॉलो करते होना चाहिए, बस। Resolution, since name contains no location clues like country code or server name, the system must search for it using techniques like broadcasting or forwarding pointer। अब भीड़ में आप अपने दोस्त को कैसे बुलाओगे? रैंडमली इस भीड़ में जब सबके कपड़े सिमिलर से हैं, कैजुअल से हैं, आप अपने दोस्त को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आप भीड़ में चिल्लाओगे उसका नाम एंड वो जहाँ पे भी होगा वो वहाँ से रिकॉल होके आ जाएगा। बट अगर एक कोई प्रोफेसर चल रहा है तो उस प्रोफेसर को वो पूरी भीड़ जानती होगी, आपको उसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। यू विल नो हिज नेम, हिज डेजिग्नेशन, हिज सब्जेक्ट, सब कुछ, राइट? तो रिजोल्यूशन इसका यही है कि या तो ब्रॉडकास्ट कर दो, शाउट कर दो कि ये आईडी किसकी है एंड पूरे नेटवर्क को पता चल जाएगा कि आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो एंड जहाँ पे भी वो इंसान होगा वो आपके पास आ जाएगा। फॉरवर्ड पॉइंटर, फॉलोइंग अ टेल लेफ्ट बाय द एंटिटी, मतलब
ये वही इन्वेस्टिगेट करना कि कहाँ वो गया, कैसे गया, क्यों गया, एंड फिर वो आखिर में कहाँ पे हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स मैथ्स, वो एक ये रहने देते हैं अभी। एग्जाम्पल ऑफ फ्लीट नेमिंग जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई तो करता है बट नेटवर्क के बारे में या उस चीज़ क्या है उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। देन देर इज स्ट्रक्चर्ड नेमिंग, हायरार्किकल नेम्स इसमें दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड नेमिंग यूजेस नेम्स दैट आर composed of simple human relatable labels connected in a specific hierarchical order like a tree। इसका मतलब क्या है? एक नाम that is organized into nested structure। The structure usually provides clues about where the entity is located or which server manages it। अब ये सब छोड़ के मैं आपको की कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन फ्रेंडली होता है, इजी टू मैनेज होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, रिजोल्यूशन इसका कोई करना नहीं पड़ता क्योंकि सिस्टम को पता होता है कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ से कहाँ जाना होता है, लेफ्ट टू राइट देख के। एग्जांपल क्या है? डीएनएस ईडीयू टॉप लेवल डोमेन है, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, मतलब .edu ले लो ये वेबसाइट, तो इसमें edu टॉप लेवल डोमेन है, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन है, एनसीएस कौन सा डिपार्टमेंट है उसका सब डोमेन है। एंड दूसरा ये ले सकते हो कि फाइल पाथ की कहाँ आपकी फाइल किस तरीके से पड़ी हुई है। आई होप स्ट्रक्चर्ड नेमिंग आपको मैं समझा दिया हूँ। एंड ये दोनों आपको पूछा जाता है, बेतुकी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, आती है। अब अगर आप नेमिंग सिस्टम में गड़बड़ कर चुके हो तो नेम रिजोल्यूशन आप कैसे करोगे, राइट? इसमें सबसे पहला टाइप आता है इटरेटिव नेम रिजोल्यूशन टेक्निक। ये एक टेक्निक है वेयर द बर्डन ऑफ फाइंडिंग फाइनल आईपी एड्रेस लाइज विद द क्लाइंट। The server being queried does not take full responsibility for finding the answer. Instead, if it doesn't know the answer, it will simply refer the client to another server that might know। एक क्लाइंट है जो कुछ मांग रहा है एक सर्वर से, एंड सर्वर आराम से वो चेक करेगा कि उसमें है नहीं है। अगर वहाँ पे है तो वो दे देगा, अगर नहीं होगा तो दैट विल रिफर कि आप इस वाले सर्वर को चेक करो, यहाँ पे शायद हो सकता है, राइट? इस कंसेप्ट यही है कि आई डोंट नो द आंसर बट देयर इज अ एड्रेस फॉर समवन हु माइट नो, गो आस्क देम योरसेल्फ। हाउ इट वर्क्स, ये हाउ इट वर्क्स करने का ज़रूरत नहीं है बट आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको नहीं समझा रहा, मैंने आपको जो मैं आपको समझा सकता था मैंने वो आपको समझा दिया। रिकर्सिव नेम रिजोल्यूशन का कंसेप्ट है कि आई डोंट नो द आंसर नाउ बट रुक जाओ, मैं आता हूँ फाइंड करके और मैं वापस आऊँ तब आप ले लेना, राइट? Recursive naming resolution technique where server takes full responsibility of resolving the query। The client sends one request, waits until the server returns with the answer। The server effectively becomes client itself to other servers hunting down the answer। जो कि मैं आपको समझा दिया। मतलब अगर एक क्लाइंट ने एक सर्वर को बोला कि मुझे ये ढूंढ के दो एंड उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो ये सर्वर बाकी के सर्वर के पास एज अ खुद क्लाइंट बन के जाएगा एंड वहाँ जाके पूछेगा कि ये चीज़ मुझे दो, ये चीज़ मुझे दो, ये चीज़ मुझे दो। जहाँ से वो मिलेगा वो अपने पास लाएगा पहले एंड देन इट विल प्रोवाइड यू। मतलब इसके पास आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं बट ये ढूंढ के लाएगा, इट विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वेरी। अब इसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिख जाते हैं कि नेम स्पेस क्या है, नेम सर्वर क्या है, नेम क्या है, ये सब आप पढ़ लेना। मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप पढ़ लो। आई होप आपने पढ़ लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स बिगिन। एड्रेस एंड आइडेंटिफायर भी ऊपर के ही पार्ट है, बस इसको एक बार आपको पढ़ना है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट
मैंने देखा है कि 2 पेपर में ये चीज़ 3-3 मार्क्स के लिए पूछी गई, तो बस आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लो। मैं रीड करके भगा दूँगा, दैट तो पॉइंट नहीं रहेगा उसका कोई। छोड़ो, पढ़ देता हूँ बस। Namespace is abstract container or environment that creates a structure for organizing names in distributed system. नेम स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के सारे नेम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे सबके नाम नेम स्पेस में होते हैं, जैसे नेम स्पेस ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है। To ensure they are unambiguous. It is typically represented as hierarchical graph dictionary tree where leaf nodes are actually entities or dictionary nodes are groupings. This structure allows the same simple name node.txt to be used multiple times as long as each instance resides in different branch or folder of the system. नेमस्पेस एक ट्री लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप अलग अलग नाम यूज कर सकते हो, बट अगर कोई यहाँ पे सिमिलर नेम भी यूज करता है तो देर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये अलग अलग ब्रांचेस में अवेलेबल है। तो अगर वो सेम ब्रांच में अवेलेबल है, सेम मतलब पेरेंट के 2 चाइल्ड है एंड दोनों सिबलिंग सेम है, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे नेम्स इस नेम स्पेस में कवर्ड रहेंगे। Then there is name server. A name server is specific software process or physical computer responsible for storing the database of name and performing resolution. अब नेम सर्वर इस नेम स्पेस का सारा डेटा नेम सर्वर ले लेता है, एंड अगर किसी नाम को रिजॉल्व करने की नौबत आती है तो वो रिजोल्यूशन प्रोसेस नेम सर्वर करता है, टू ट्रांसलेट दोज नेम्स इनटू नेटवर्क एड्रेसेस वगैरह वगैरह। इन लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लाइक इंटरनेट अ सिंगल नेम सर्वर कैन नॉट होल्ड एवरी नेम, सो टास्क इज partitioned across many servers like DNS server, each managing a specific zone of a namespace to answer client query effectively. नाम क्या है ये हम कर चुके हैं ऊपर, अब वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस है मशीन रीडेबल नंबर और बिट ऑफ स्ट्रिंग दैट डिस्क्राइब वेयर द एंटिटी इज फिजिकली और लोकली लोकेटेड within the network or memory. Unlike a name, address is tightly coupled to location, मतलब if entity moves from different node to memory segment, its address must change to reflect the new location even if name remains constant. Identifier is a permanent machine readable tag that uniquely distinguishes which specific entity is being referred to, regardless of its location or name. A true identifier has strict properties. It is assigned to one entity. एक entity को एक tag दिया जाएगा. That entity has only one identifier, and the identifier is never reused or changed for the entire lifetime for that entity, ensuring stable reference even if the object is renamed or moved. मेरा गला खराब हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ लीजिएगा, बट देन आई फोर्स्ड माई सेल्फ कि चलो कर ही लेते हैं, अगर कर रहे हैं तो ढंग से ही करें या फिर रहने दें, तो कर लिया। एड्रेस आइडेंटिफायर हम कर चुके हैं एंड यूनिट 4 आ गया, सिंक्रोनाइजेशन। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 यूनिट खत्म कर दिए। सिंक्रोनाइजेशन से बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स खुलेंगे जिसमें मैं आपके साथ और मोहब्बत से और प्यार से बात कर पाऊँगा, एंड थोड़ा सा रेस्ट अपने गले को देने के बाद, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इलेक्शन एल्गोरिथम्स, जनरल इलेक्शन एल्गोरिथम क्या होता है, बुली क्या होता है, रिंग क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, बर्कले एल्गोरिथम्स, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बी ट्यून्ड। नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं।